प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाली स्टोरी सुनाएंगे कि एक नेक हाफिज कुरान लड़की थी जो लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई, उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वह बड़ी नेक थी लोगों के इसरार पर। जब उसकी माँ ने उस लड़की की हकीकत बताई तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक और इबरतनाक है, और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वह ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। भारत के एक इलाके में सानिया नामी लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। सानिया की माँ ने सानिया को कुरान पाक हिफ्ज करवाया और आलिम की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि यह लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी कि उन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। सानिया बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर से उसके पास 3 औरतें बैठी हुई थीं। बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन सानिया ने 2 टूक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वह उनके कपड़े नहीं सी सकती। वह औरतें फिर सानिया की मिन्नतें करने लगी, कहने लगी, सानिया देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं हमने, हम किसी और दर्जन को देकर अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो, तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। सानिया बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे, शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। सानिया ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वह औरत कहने लगी, हम तुम्हें 1000 सिलाई देने की बजाय 2000 जोड़े की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत सुकून से काम करती हो। सानिया खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वह अपने वजू खाने की तरफ चली गई। सानिया की माँ ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, इसीलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। दोनों औरतों के जाने के बाद सानिया की माँ ने सानिया से कहा, बेटी, तुम क्यों रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? 2-4 पैसे आ जाते। सानिया बोली, अम्मा, मैं ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को सिलकर नहीं दे सकती। इतना कहकर सानिया अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वह जब भी सानिया से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों का काम करने जाती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते सानिया ने अपने पूरे जहेज का सामान बना लिया। फिर सानिया की माँ ने अच्छा लड़का देखकर सानिया की शादी कर दी। वह लड़का गरीब जरूर था, लेकिन सानिया की बहुत इज्जत किया करता था। सानिया की माँ ने शादी तय करते वक्त यह कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह सानिया शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। सानिया को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। सानिया प्रेग्नेंट हो गई। अब सानिया से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहे थे। इधर सानिया को यह खुशखबरी मिली और उधर शौहर ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। यह बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि सानिया का शौहर सानिया का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो सानिया को वहीं बैठे चाय भी बना कर देता, कभी खाना बना के देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब तो अक्सर ही
सानिया अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। वह बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था और यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वह दिन आ गया कि सानिया के घर बेटी पैदा हुई। सानिया का शौहर और सानिया की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। सानिया का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयाँ बांट रहा था। इधर सानिया के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर सानिया के शौहर का काम भी लग गया। जहाँ सानिया के शौहर को काम मिला, वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वह मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। हो रहा था, जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो सानिया ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वह औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वह अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक्स सिलाई कर लेती और उसको पहना देती। इसी तरह वह गुजर बसर कर लेती, क्योंकि सानिया के शौहर की इतनी कमाई तो नहीं थी कि जिससे वह ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का राशन वगैरह ही शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया। हुआ कुछ यूं, सानिया का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया कि उसकी माँ रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से सानिया के शौहर को खबर कर दी गई। जुमे का दिन था और सानिया का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब सानिया के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुन उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते सानिया रास्ते में ही दम तोड़ गई। सानिया के शौहर को सानिया की कई बातें बहुत याद आ रही थी। वह तड़प तड़प कर रो रहा था और सानिया की माँ भी बिलक बिलक कर रो रही थी। सानिया का शौहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है। उसका क्या होगा, क्या बनेगा, बिना माँ के ये कैसे पालेगी। अभी तो वह इतनी छोटी थी कि माँ का दूध पीती थी। ये सब सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। सानिया की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई सानिया की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे वह कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। सानिया की माँ और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और सानिया का जनाजा उठ गया। सानिया को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से वह चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई, जहां काम से वह ताले लगाकर आया था। उसके शौहर को इस बात का पता ही न चला। वह घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। सानिया की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी माँ बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। सानिया के शौहर ने सानिया की माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाए हुए था। लेकिन एक माँ को कहाँ करार आना था, जिस बेटी ने माँ का बाजू बनकर दिखाया था। वह इतनी अचानक चली गई, उसकी की माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस सानिया की माँ यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी। यह सब क्या हो गया, उसकी माँ को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। सानिया की नन्ही बेटी भी बिलक बिलक कर रो रही थी और सानिया का शौहर नहीं चाहता था कि वह अगले 2-3 दिन काम पर जाए।
وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھنا چاہتا تھا اور بیوی کے غم میں بہت نڈال تھا، اس لیے وہ مالک کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اگلے 4 دن کام پر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی ثانیہ کے شوہر نے جیب کو ہاتھ لگایا تو اس کی جیب میں چابیاں نہیں تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ آخر چابیاں کہاں چلی گئی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اس کے دماغ میں آیا کہ چابیاں تو اس نے جیب میں ہی رکھی تھی۔ ثانیہ کی ماں بھی اپنے داماد کا پریشانی والا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، جمال بیٹا کیا بات ہے؟ تب جمال نے اپنی ساس کو بتایا، ماں جی میری جیب میں چابیاں تھی، وہ پتہ نہیں کہاں گر گئی، پتہ نہیں مسجد میں گر گئی یا قبرستان میں گر گئی۔ اسی وقت جمال کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب وہ قبر کے اندر اترا تھا اس وقت کہیں چابیاں قبر میں تو نہیں گر گئیں۔ اسی سوچ کے آتے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ ٹھیکیدار بہت ہی ذلیل آدمی تھا۔ اس نے تو جمال کو چھوڑنا نہیں تھا، ذرا سی چابیوں کے گم ہوتے ہی اس نے تو اس کی جان لے لینی تھی، کیونکہ اس کو انسان سے زیادہ ان کے کام کی فکر رہتی تھی۔ ابھی جمال یہی سوچ رہا تھا کہ ٹھیکیدار کا فون آ گیا اور اس نے کہا صبح بندے کام پر لگانے ہیں، تو مجھے ابھی اور اسی وقت راتوں رات چابیاں دے کر جاؤ تاکہ میں باقی کے کام پر صبح سویرے مزدوروں کو لگا سکوں۔ اتنی بات سن کر جمال کا حلق خشک گیا۔ وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ چابیاں کہیں گم گئی ہیں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں آپ کو چابیاں سویرے پہنچا دوں گا۔ اب اسے راتوں رات میں ہی چابیاں تلاش کرنی تھی۔ بہت سوچ وچار کرنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کے 12 بجے رہے اور ثانیہ کی بیٹی ابھی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ ثانیہ کا شوہر رات کے 12 بجے ہی قبرستان کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی رات کو قبرستان نہیں آیا تھا۔ یہ قبرستان گاؤں سے کچھ دور تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن یہ بھی مجبوری تھی، وہ قیمتی چابیاں تھیں۔ اس نے اپنی لاپرواہی سے گم کر دی تھی اور ان چابیاں کو تلاش کرتے کرتے وہ رات کے 12 بجے قبرستان میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کے 12 بجے رہے تھے اور ثانیہ کی بیٹی ابھی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ ثانیہ کا شوہر رات کے 12 بجے ہی قبرستان کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی رات کو قبرستان نہیں آیا تھا۔ یہ قبرستان گاؤں سے کچھ دور تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن یہ بھی مجبوری تھی، وہ قیمتی چابیاں تھیں۔ اس نے اپنی لاپرواہی سے گم کر دی تھی اور ان چابیاں کو تلاش کرتے کرتے وہ رات کے 12 بجے قبرستان میں پہنچ گیا تھا۔ چاروں طرف ایک عجیب سی موت کی وحشت تھی۔ ثانیہ کے شوہر جمال کا دل بیٹھنے لگا۔ شام کو ہی اس نے اپنی بیوی کو جس قبر میں دفن کیا تھا وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے پیروں کی طرف سے کھدائی شروع کر دی۔ اس کا مقصد اپنی چابیاں کا ڈھونڈنا تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا حصہ ہی کھودا تو گورکھن وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کوئی کفن چور ہو؟ ثانیہ کے شوہر نے گھبرا کر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کیا تو گورکھن کہنے لگا، تم تو وہی ہو نا جس کی بیوی کا شام میں انتقال ہوا تھا۔ ثانیہ کا شوہر گھبرا کر کہنے لگا، ہاں میں شام کو اپنی بیوی کو یہاں دفنانے آیا تھا، لیکن بیوی کو دفناتے ہوئے قیمتی چابیاں میری جیب سے قبر میں گر گئی ہیں اور وہ چابیاں میرے لیے بہت ضروری ہیں، اور برائے مہربانی آپ ہی میری مدد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ وہ آدمی جو گورکھن تھا ثانیہ کے شوہر کی مدد کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر بہت جلدی اچھی خاصی قبر کھود لی۔ گورکھن کے ساتھ ملنے سے ثانیہ کے شوہر کا ڈر بھی ختم ہو چکا تھا اور چابی ملنے کی امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قبر پوری طرح کھل چکی تھی۔ جب ثانیہ کے شوہر نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو ثانیہ کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ گورکھن نے دوبارہ سے جلدی جلدی قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ ثانیہ کے شوہر کو تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس نے دیکھا ہے۔ وہ سچ میں کیا اس کی بیوی کے ساتھ ہی ہو رہا تھا؟ ثانیہ تو بہت اچھی اور نیک تھی،
उसकी नेकी का तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका यह हाल हुआ। वह परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह क्या करती थी जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल गई? गोरखन ने कहा, तुम चाबियां का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है, और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका यह अजाब खत्म नहीं हो रहा, और वह किस हाल में है। इसकी तरफ से तब इस्तग़फ़ार करो, और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मग़फ़िरत हो सके। जमाल रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। ऐसा कि माँ ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। जमाल अपनी सास के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया, और अभी भी बुरी तरह वह कांप रहा था। सानिया की माँ घबरा गई। पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहाँ थे? जमाल ने बताया, वह चाबियां की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर तो जो मंजर मैंने देखा, उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। ऐसा क्या देखा? माँ भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ, जमाल बताओ तो सही, क्या हुआ? और फिर जमाल ने रोते हुए बताया कि जब हमने सानिया की कब्र खोदी ताकि चाबियां को तलाश किया जाए, तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, सानिया जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। सानिया के होठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होंठ नजर आए, जो बहुत बड़े हो चुके थे और लटक भी गए हों, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका यह खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरखन ने मुझे बताया कि यह अजाबे इलाही है और सिर्फ इसके होठों को जला रहा है। जमाल रोते हुए कहने लगा, अम्मा, समझ नहीं आता इसके होठों पर आग क्यों लगी थी। वह तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। उसने कभी किसी की इन होठों से बुराई नहीं की थी। वह अच्छी औरत थी। सानिया की माँ और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से सानिया की मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो सानिया की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उससे कोई गलती हुई है। मौलवी साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं, यकीनन वह हमारी जरूर मदद करेंगे। जमाल को भी यह बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वह मस्जिद के मौलवी साहब ही थे। जमाल नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर वह कहने लगे, मैं सानिया की माँ से मिलना चाहता हूँ। जमाल इमाम साहब को अपने घर ले आया और सानिया की माँ से उसकी मुलाकात करवा दी। मौलवी साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, सानिया कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी, या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? सानिया की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ कि वह आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर यह सुनकर मौलवी साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे सानिया की माँ चौंक उठी। मौलवी साहब ने कहा, क्या सानिया किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लेस वगैरह? सानिया की माँ कहने लगी, सानिया तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी, और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वह पूछ कर लिया करती थी। मौलवी साहब कहने लगे, सोच लो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह ही मुंह को अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है, क्योंकि अमानतों में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। और सानिया से तो मैं खुद वाकिफ हूँ, क्योंकि मौलवी साहब भी सानिया को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो सानिया ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। मौलवी साहब कहने लगे, बीवी, फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वह किया करती थी और उस आदत का ताल्लुक सानिया के होठों से हो। सानिया की माँ बहुत सोचकर कहने लगी, और उसकी उस आदत से मुझे बड़ी चिढ़ थी। वह कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर
धागे का जो जरा रेशा उसके मुंह में या होठों पर रह जाता तो उसे दांतों में चुभती। अक्सर ही मैंने उसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वह बार बार कैंची नहीं उठाती, मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से चबाकर थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है,